बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज अदालत ने मरियम नवाज साहिबा की अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने भी दीगर PDM जमातों के हमरा मरियम नवाज साहिबा की पेशी पे उनके साथ जाने का फैसला किया। इस समेत दिन भर के जो अहम मौज़ूआत रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मरियम नवाज साहिबा की पेशी पीपल्स पार्टी ने भी उनके साथ जाने का फैसला कर लिया है। मरियम नवाज साहिबा की एक जारहाना सियासत हम देख रहे हैं, क्या मौसर साबित हो रही है आपको लगता है? देखिए, मौसर तो मैं नहीं जानता कि किस अंदाज में उनकी सियासत सामने आ रही है हमारे, लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊं, हमने कल थोड़ा सा अंदाज़ा किया था कि शायद मरियम नवाज साहिबा की ज़मानत हो जाएगी, गिरफ्तार नहीं होंगी वो। कल थोड़ा सा हमारा एक तज़किया था इसमें। मरियम नवाज साहिबा ने आज ऑन बोर्ड नहीं लिया बहुत से अपनी पार्टी के रहनुमाओं को भी और PDM को भी, और वो इंतहाई खामोशी से गई और उनके वकला ने एक बेल उनकी करवा ली, ताकि अबूरी ज़मानत करवा ली, ताकि वो अप्रैल की कोई उनको तारीख मिल गई, मिड अप्रैल या 12 तारीख। अब वो जो है वो जाएंगी। और दूसरा जो अहम बात है वो ये हुई है कि इमरान खान साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, जल्द उनको ठीक करे, उनकी तरफ से ये जो बात होती रही है ना दरमियान में, और हमने भी इस बात को उजागर किया कि इमरान खान साहब की सफ़ों में ख़ुद सरकारी दावों के मुताबिक 17 से 35 तक लोग ऐसे हैं जो बिक गए। और उसके बाद ये भी जिक्र हुआ कि इमरान खान साहब असेंबली तोड़ने का सोच रहे थे, लेकिन फिर उनको मशवरा दिया गया कि आप जो है वो जाके जमात को वोट लें, और उन्हें वोट लिया, लेकिन बात बनी नहीं, क्योंकि वो तमाम के ये देखें, यानी उन लोगों के साथ रह के काम करना जो आपके अच्छे वक्त में भी बिक गए, तो उनसे आप क्या तवक्को करेंगे? कल को बुरा वक्त आएगा वो आपके साथ खड़े होंगे। और मैं आपको ये बताऊं बात कि परसों जब इमरान खान साहब का कोविड 2 रोज़ पहले उसका पॉजिटिव आया, तो 3-4 शख्सियात मुसलसल अपने नामों से टिकर्स और दुआएं और ये और खैरियत और ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया पे, और ये वो लोग थे जो इमरान खान साहब को यकीनन इसका इल्म होगा कि ये वो लोग हैं जो बिक गए, और वो दुआएं कर रहे हैं और TV चैनल्स पे भी आ रहे हैं और दुआएं हो रही हैं, और ये हमारी तरफ से ख़ास तौर पे फ़ोन कर करके उन्होंने अपने पैगाम चलवाए। तो मैं खामोशी से ये सोच रहा था कि इमरान खान साहब इस वक्त जो है वो क्या सोच रहे होंगे इस सारी पिक्चर में। यहाँ तक तो चलें ठीक है कि उनको पता है नाम, और वो जैसा कि शेख रशीद ने कहा कि उनके सामने से गुजर गए और खान साहब खामोश रहे, क्योंकि खान साहब क्या करें, कहें तो हुकूमत गिर जाती है, ये तो कोई बात ना हुई। शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला हैं, और शेख रशीद साहब को के पास अगर वो 17 लोग हैं जिन्होंने पैसे पकड़े हैं, तो शेख रशीद साहब का काम हुकूमत बचाना नहीं है, यहाँ से गर्दन से पकड़ना है उन लोगों को। हुकूमत बचाना एक सियासत है, कानून ये कहता है कि शेख रशीद उनको गर्दन से पकड़ लें कि तुमने पैसे पकड़े हैं, और गर्दन से पकड़ केसेस तो बनाए ना उन पे। भाई आप उनको ना कहें कि हुकूमत छोड़ो या हुकूमत को गिराओ या ये कि नहीं, आप केसेस तो उनके ऊपर बनते हैं, केसेस भी नहीं बनते, मुकदमात भी नहीं बनते उन पे, जिन्होंने पैसा पकड़ लिया। पूछे तो सही, नेम एंड शेम ही करे कम से कम, कि भाई उनके नाम तो सामने पब्लिक है, लेकिन लोग कुछ थोड़ी बहुत लाना भी तो भेजे ऐसे लोगों पे कि जो पैसे पकड़ के जिन्होंने अपना जो है वो ज़मीन बेच दी है। तो बात ये है कि ये एक अजब सा दूसरी बात कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, और वो हुआ है PDM के अंदर। और ब्रेक थ्रू इसलिए हुआ है, देखिए आप अगर ये पूरा सेटअप देखें, कोई मतलब ये पता नहीं कोई जाली सा नहीं लगती, कोई जाली सा आर्टिफिशियल सा नहीं है, कोई ऐसे ही कोई एक मतलब ऐसे ही कुछ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इत्तेहादी हैं। अच्छा, अपने लोगों में से बिक गए लोग, वो इत्तेहादी इधर हैं, कोई उधर हैं, कोई बड़ा अजीब सा इमरान खान साहब को कोई एक होता है ना कि बंदा डट के कोई हुकूमत करता है, किसके पास क्या पावर है, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कोई मतलब कोई बड़ा खान साहब को जो है ना, ये एक अजीब सा एक मलगूबा सा, जैसे लोगों को बड़ी इस मुल्क में बड़ी पावर्स के साथ हुक्मरानी का मौका मिला है। नवाज शरीफ साहब को मिला है, मुशर्रफ साहब को मिला है, जरदारी साहब को मिला है, मतलब खुल के यहाँ पर वो बात नहीं बनी। मतलब जो खान साहब का एक होता है ना कि यार ट्रस्ट तो करो इस पे, वो पता चला वो उधर से उसका करप्शन स्कैंडल नहीं, उस पर ट्रस्ट करो, वो निकल आता है, वो उधर भाग गया, कभी अब इत्तेहादी सारे फिर नाराज हो गए दोबारा, देखें ना बाप पार्टी भी नाराज है, क्योंकि अपने इश्यूज हैं कराची के हवाले से।
एक ऐसे ही जो है ना, बस एक ऐसे ही एक है, और खान साहब जाहिर है कि इसको पकड़ते हैं तो वो फिर शेख रशीद साहब कहते हैं कि हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन एक चीज़ खान साहब ने दरमियान में की है कि खान साहब ने गालिबन लचक नहीं वो दिखा रहे किसी किस्म की। नहीं, आप ये देखें कि अजमत सईद साहब की जो रिपोर्ट है वो खान साहब के पास ही है जी। खान साहब ने उसके वो हिस्से निकाले हैं जिसमें पीपल्स पार्टी का जिक्र आता है, वो हुकूमत की तरफ से वो हिस्से आए हैं ना सामने अभी तक, तो ज़ाहिर खान साहब के पास ही चूँकि रिपोर्ट है तो वही हिस्से आए हैं सामने जिसमें स्विस अकाउंट्स, ठीक है, दोबारा ये क्या हुआ था, पैसे गए थे, ये क्या तो, हुकूमती शख्सियात के नहीं नाम है हुकूमती डॉक्टर साहब? ये सारे पीपल्स पार्टी एक तरह से हुकूमत के साथ ही आई थी ना पीडीएम को, तो लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी वो रास्ता बंद नहीं किया था, जरदारी साहब ने भी वो रास्ता बंद नहीं किया था, पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग नहीं हुई थी, पीपल्स पार्टी ने वो दरवाजा रखा, रास्ता खुला हुआ था इधर हुकूमत को कि हुकूमत ना गिर जाए कहीं, पता जमहूरियत ही पूरी लपेटे में आ गई, तो इधर भी उन्होंने बैलेंस अपने आप को बैलेंस रख के वो चले, और फजलुर रहमान साहब ने बीच में रोल प्ले किया। तो एक तो अभी जो खबरें आई हैं बिल्कुल दुरुस्त हैं कि बयानबाजी बंद हो गई, और पीपल्स पार्टी के अंदर इस बात का एहसास गालिबन पैदा हुआ है कि ये हमारी तरफ से अगर कोई सपोर्ट गई है हुकूमत को तो उधर से इमरान खान उसको पसंद नहीं कर रहे उस सपोर्ट को, तो उन्होंने कहा एक मिनट ठहर जाओ, होल्ड ऑन। उन्होंने वो जो सिंध के अस्पतालों का मामला चल रहा है, या जो आप देखेंगे इस रिपोर्ट के भी जो हिस्से सामने आए, तो पीपल्स पार्टी को ये गालिबन एहसास हुआ है कि नहीं हमने हम उधर पीडीएम में ही ठीक हैं, ठीक अच्छा। है। और इसीलिए परसों जो मरीम नवाज साहिबा जाएंगी तो वहाँ पर कमर जमा कायरा साहब ने ऐलान किया कि मैं पंजाब में पीपल्स पार्टी का जो जुलूस होगा उसको मैं लीड करूँगा, यानी पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम में फाल होने जा रही है। मेरी पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा से कुछ देर पहले बात हुई, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम शायद आपको अब मरीम नवाज जो आपको पीछे नजर आए, हम अच्छा। उनसे भी आगे नजर आए आपको। मैंने कहा यार देख लेते हैं भाई, तो कहते हैं हाँ अभी आप देखें क्या होता है, और पूरा हमने सपोर्ट किया हुकूमत की, और आगे से ये हो रहा है हमारे साथ, और मतलब ये तो बिल्कुल काबिल बर्दाश्त है ही नहीं कि हम हुकूमत की तरफ हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती का उधर से। तो मैंने कहा यार बात ये है कि आप इमरान खान की हुकूमत ना कहें ना, इमरान खान का जिक्र करें, तो आप क्या तवक्को करते हैं इमरान खान, तो वो फिर दोबारा उधर पीडीएम जो एक चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी क्या अदम एतमाद की तहरीक आ वो सकती है? पीपल्स पार्टी देखें, पीपल्स पार्टी जाएगी अब आगे, पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल के पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक ब्रिज का रोल प्ले किया, और कुछ बातें मरीम नवाज साहिबा की तरफ से हुई, कोई बिलावल साहब की तरफ से हुई, सिलेक्टेड वगैरह सारा, इसको ये बड़े आके पीछे देखें ना। अच्छा, इमरान खान साहब के साथ इन्होंने आप देखें कि एक अजब तमाशा किया है, जरदारी साहब पीछे उन्होंने बिलावल को आगे किया हुआ, नवाज शरीफ पीछे उन्होंने मरीम को आगे किया हुआ। अब इमरान खान जवाब देते हैं किसको, मरीम नवाज को, वो नवाज शरीफ को जवाब नहीं देते वो, और वो यानी एक अजीब इनकी इतनी इंटेलिजेंट पॉलिटिक्स है दो पार्टियों की कि उन्होंने अपने बच्चों को आगे किया, खुद जो असल प्लानर जो प्लान करते हैं वो पीछे रह के करते हैं। तो इसीलिए जब वो जवाब आता है तो बड़ा अजीब सा लगता है कि यार इमरान खान साहब बिलावल को जवाब दे रहे हैं, या इमरान खान साहब, क्योंकि उनके जो मद्दे मुकाबले तो जरदारी साहब को, जरदारी साहब चुप, नवाज शरीफ भी चुप। अच्छा, अब मामला ये है कि अब देखते हैं कि 26 को क्या होता है सब, लेकिन तलखियाँ दोबारा हुकूमत के अंदर भी मौजूद है जी, और हुकूमत के अंदर बहुत सारी शख्सियत, जो मैंने कहा पीपल्स पार्टी से आए हुए जो लोग हैं वो चाहते थे कि पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस हो जाए, आगे हम गुडी गुडी चलें दोनों तरफ, तो उनके लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है कि पीपल्स पार्टी दोबारा मरीम नवाज साहिबा के साथ जा रही है और ये पीडीएम के साथ जा रही है, ये उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो बात है वो देखें, खत्ते के वाक़यात पाकिस्तान में क्या होगा ये डिसाइड करेंगे। इंडिया के साथ हमने मोहब्बत भरा पैगाम यहाँ से भेजा, वहाँ से जवाब उस तरह नहीं आया। इंडिया के साथ हमारी तिजारत अच्छी होनी चाहिए, हमारे सफारती ताल्लुकात बेहतरीन होने चाहिए। कश्मीर का मसला सरे फहरिस्त है, बिल्कुल है। कश्मीर का मसला रिजॉल्व, कम से कम 5 अगस्त का फैसला तो वापस ले। इंडिया तो कहीं से तो बात स्टार्ट हो, 5 अगस्त का फैसला वापस नहीं हुआ, वो एक जेल है, और हमने यहाँ से फिर वो आलू प्याज गोभी पानी का कमीशन हो, भाई सब होगा, सब चलाएं साथ साथ, तो 5 अगस्त तो वापस करवाएं। एंथनी ब्लिंकन हो या जनरल ऑस्टिन हो, उनसे इतनी बात तो हम कर सकते हैं ना, ये इतनी भी नहीं इतनी बात भी हम नहीं कर सकते। अब नवाज शरीफ को हमने क्या था, नवाज शरीफ का मसला कलभशन का नहीं, हमने फांसी लगा दी, उसके बाद नवाज शरीफ के जाने के बाद कलभशन ने क्या कर दिया। बात ये सारी कि ये वक्त है कश्मीर का इशू, यही तो वक्त है कश्मीर का। मैं आपको बताऊं मैं क्यों कह रहा हूं कि ये वक्त है, इसलिए कि इंसानी हकूक के हवाले से दबाव है इंडिया पे, तो उस दबाव को तो
अमेरिका के अंदर उठाए हुए लोगों ने, उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है? पाकिस्तान तो इधर उधर इधर उधर हम घूमते हुए, हम क्या, हमारा क्या उसमें रोल है? इधर अमन आ जाए तो सोमालिया में अमन आ जाए, तो इधर इस्तेकाम आ जाए, तो रोमानिया में आ जाए, तो आज़रबाईजान में आ जाए। कश्मीर को देखो पहले, जो आपका इशू है, और उसको 5 अगस्त तक तो लाएं वापस, उसका फैसला वापस करवा के फिर डायलॉग शुरू करते हैं ना, फिर बैठ के इसको। लेकिन वो जेल बना हुआ है और यहाँ बातचीत शुरू हो गई है। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है पाकिस्तान को, मैंने कल भी गुजारिश की थी कि हमें थोड़ा सा अवाम को ऑन बोर्ड ले लिया जाए तो मुनासिब है। मतलब नहीं लें तो ना लें, तो हमें कौन सा बताया इससे पहले कि अरब ममालिक क्या कर रहे हैं, तो क्या IMF के साथ क्या शरायत है, तो स्टेट में ना बताएं तो ना बताएं। बताना अगर मेहरबानी समझे तो बता दें कि ये, ताकि हमें भी पता हो। हमें उधर से जब बाहर के मीडिया के लोग बात करते हैं, फ़ोन करते हैं, तो उनको उनके इस्टेब्लिशमेंट या उनको पता होता है कि फॉरेन पॉलिसी। यहाँ पर कुछ ऐसा गुडमुड हो रहा है कि IMF के साथ शरायत है तो वो भी कौमी सलामती है, तो ये है तो ये भी कौमी सलामती है, तो ये पानी पीना है तो ये भी किसको नहीं पीना है, कौमी सलामती का। अजीब एक घिचपिच बन गया पाकिस्तान में। तो मेरा ख्याल है कि ये इशू जो है ये आने वाले दिनों में एड्रेस होगा और किया जाएगा यकीनन। लेकिन उससे पहले हमारी तरफ से अमन की बात हुई है और एक मैसेज अच्छा गया दुनिया में कि पाकिस्तान अमन चाहता है, अमन होना चाहिए। और इंडिया के लिए भी ज़रूरी है कि इंडिया अमन करे अपने खित्ते के अंदर। ये जो RSS के गुंडे हैं, ये ज़रा कलमा वलमा पढ़ के इंसान बने और उसके बाद पाकिस्तान से वो बातचीत शुरू हो। ये हमारा जो वाटर कमीशन गया था, इसको इंडिया ने फिर कोई बात नहीं मानी। वहाँ क्यों गए थे? फिर क्या ज़रूरत थी जाने की? या तो पहले होमवर्क कर लेते। वो तो कह रहे हैं ये तो आपका ताल्लुक ही नहीं, फलाना, वो वापस आ रहे हैं। तो ये बातें, ये चीज़ें अपनी जगह रुकी हुई हैं इंडिया के साथ। और इंडिया के साथ ताल्लुकात बराबरी की बुनियादों में अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। मैं तो उन लोगों में तो कहता हूँ बहुत अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, वफूद के तबादले। लेकिन कश्मीर को प्री 5 अगस्त तो करवा देना, कम से कम इतना तो करवा दें। अच्छा, अब दूसरी जो बात है वो देखें, ये है कि ये अभी सेक्रेटरी ब्लिंकन का, मैं ये आपको बात बताता हूँ क्या हुआ क्या है। बरह रास्त पाकिस्तान पे मैं जो कहता हूँ असर हो रहा है वाकयात का, इर्द गिर्द पेश आने वाले। सेक्रेटरी स्टेट ब्लिंकन एक ज़बरदस्त डिप्लोमेट है, ठीक है। अगर आप इनकी डिप्लोमेसी देखें तो ये यानी इन्होंने यानी आप देखें कि खुल के बात हुई इनके अलास्का के अंदर, जो चाइनीज़ डिप्लोमेट्स आए हुए थे। उसके बाद ये गए साउथ कोरिया गए और जापान गए, यानी क्वाड के 2 मुल्कों में गए। फिर उसके बाद इंडिया नहीं आए, लेकिन जनरल ऑस्टिन इंडिया आ गए। इंडिया से वो अफगानिस्तान गए, भी फॉलो कर रहे हैं। ब्लिंकन पहुंच गया अलास्का, लेकिन जैसे ही वो इस खत्ते से निकले, नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल फायर कर दिए। ठीक, यानी वो नॉर्थ कोरिया जिसको हल करने के लिए वो गए थे वहां पे, और जिसकी हमने उस दिन भी बात की थी कि वहां पे जो उनके सर्वर हैं, उनकी जो बहन है वो अच्छी खासी एक्टिव हो गई हैं, और किम जोंग उन की जो बहन है और वो एक्टिव हैं, छोटी बहन उनकी, और आने वाले अरसे में उन्हीं को देखा जा रहा है एज वहाँ की सरबराह के तौर पे देखा जा रहा है। उन्होंने जनाब 2 क्रूज मिसाइल फायर किए, शिप टू शिप, यानी बैलिस्टिक नहीं, इंटर कॉन्टिनेंटल, यानी कि वो हवाई तक जाए। हाँ, एक इशारा कि मतलब वो हमेशा उस तोपों की सलामी देते हैं। ये जो आए थे ना ओबामा अपने ऑफिस में 2009 में, तो इन्होंने फायर कर दिए थे मिसाइल। उसके बाद 2017 में ट्रंप आए तो इन्होंने फायर कर दिए। अब ये आए बाइडन, तो ये इन्होंने फिर तोपों की सलामी दी। ये फायर करते हैं ना, मिसाइल फायर करके ये बताते हैं कि हम हैं। अब मतलब है कि हर अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये आने की वो सलामी देके उनको वेलकम करते हैं। अच्छा, वो इन्होंने फायर कर दी, लेकिन उस दिन फायर किए जब मलेशिया से एक नॉर्थ कोरियन स्पाई, जिसको अमेरिका में मोस्ट वांटेड कहा जा रहा है, उसको अमेरिकन के हैंड ओवर कर रहा था मलेशिया, इन्होंने 12 फायर कर दिए मिसाइल। अब जनाब ये अमेरिका के लिए अजीब मसला है कि भाई आप उस खित्ते से होकर आए हैं। अब देखिए ना, सेक्रेटरी ब्लिंकन इस वक्त यूरोप में है, उसमें बाद में बात कर दो। यूरोप में है वो, जर्मनी के साथ उनकी वही बात चल रही है कि ये जो आपकी पाइपलाइन रशिया से आ रही है नॉर्ड M2, इसको पैकअप करें और सारा। अब वो वहां पहुंचते हैं तो खबर आती है जनाब कि जहां से आए हम सारा तय करके, वहां से मिसाइल फायर हो गए। अब जनाब क्या हुआ है कि 2 मुल्क क्वाड के, यानी साउथ कोरिया और जापान, उनको उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को अगले हफ्ते वॉशिंगटन बुला लिया। इंडिया नहीं है। यानी 3 मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अब वॉशिंगटन में फिर बैठ के फिर चीन को डिस्कस करेंगे, फिर कोरिया को डिस्कस करेंगे। ठीक। अच्छा, ये एक रौला रप्पा पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ क्या हुआ है कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर थे,
चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग जो अभी अलास्का में मिले थे, अलास्का में थे। उनकी मीटिंग हुई है बड़ी तवील रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ। अच्छा, और रशियन फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग के फौरन बाद दोनों मुल्कों की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि रशिया और चाइना एक हैं और मिल के जो नई दुनिया है या जो आने वाला अरसा है उसमें अमेरिकन ऑर्डर को जबरदस्त करने के लिए दोनों एक यकजां दो कालिम है, रशिया और चाइना। अच्छा, किस्सा यहां तक खत्म नहीं हुआ। आज जनाब वैंग जो हैं चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, वो कहां पहुंच रहे हैं? सऊदी अरेबिया। ठीक। सऊदी अरेबिया के कहां जाएंगे? तुर्की। तुर्की के बाद कहां जाएंगे? ईरान। अच्छा, ईरान के बाद कहां जाएंगे? यूएई। यूएई के बाद कहां जाएंगे? बहरेन। बहरेन के बाद कहां जाएंगे? ओमान। मशरिक वस्ता चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने अपना दौरा शुरू कर दिया। ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि नेतन्याहू का जो रिजल्ट आया है इलेक्शंस का, एक तो नेतन्याहू के साथ क्या हो रही है, मसाइल ये बहुत जितने सारे आए हैं डॉक्टर साहब, 4 दफा नहीं, इलेक्शन हो चुके। इलेक्शन फिर डब्बा हो गया इलेक्शन। अच्छा, इलेक्शन के रिजल्ट में फिर वो 61% सीटें नहीं मिली। और अब हो क्या होगा सकता है डॉक्टर साहब? हो 4 सकता है कि दफा तो इलेक्शंस 5वीं हो दफा चुके। इलेक्शन हो। और अगर इलेक्शन के अंदर इत्तेहाद बना, अभी तक जो पोल्स आए हैं उनके 3 मेजर टीवी स्टेशंस हैं, उनकी जो पोल्स अभी तक 61 सीट चाहिए थी, 59 मिली हैं। सही। और अगर 2 सीटों के लिए वो इत्तेहाद जो ढूंढ रहे हैं, तो इत्तेहाद है किसके पास? अरबों के पास। अरब, फलस्तीनी, उनकी पार्टियों ने खड़े किए कैंडिडेट, वो जीत गए वहां से, उनकी सीटें आ गई अनएक्सपेक्टेडली, 5-7 सीटें आ गई। अब क्या नेतन्याहू उनके साथ इत्तेहाद करेगा या अगली हुकूमत बनाएगा? अच्छा, उनकी तरफ से मैसेज आया कि हम नेतन्याहू की हुकूमत बनाने में उनके साथ आने को तैयार है, प्रोवाइडेड नेतन्याहू अपने वो जो 3 नो थे उनसे हट जाए पीछे, तो हम आने को तैयार हैं। लेकिन नेतन्याहू कैसे हटेगा? अच्छा, वो अरब सीटें ले गए, फलस्तीनी वहां से सीटें निकल गए। अब इस पूरी पिक्चर में एक नई डेवलपमेंट होने जा रही है, ये मैं आज आपको खबर ब्रेक कर रहा हूं। ब्रेक करते हैं क्या, हम तो तजिया देते हैं। चाइना फलस्तीनियों और इसराइल को बुलाने वाला है अपने पास, बीजिंग। सही। और वो जो मामला जो कि ट्रंप के दौर में, अमेरिका के वक्त में जब अमेरिका सुपर पावर था, अटका रहा मसला फलस्तीनियों का, उसमें चाइना और नेतन्याहू भी फंसा हुआ, इसराइल भी फंसा हुआ बीच में, उनको भी सर पैर समझ नहीं आ रहा। नेतन्याहू और फलस्तीनियों को के दरमियान जिस तरह तालिबान और ये दोस्तम और अब्दुल्ला इनके दरमियान अहम किरदार अफगानिस्तान में अदा किया है, मसला फलस्तीन का चाइना हल निकालने जा रहा है। और चाइना इस दौरे में, ये तो तशवीश की बात है अमेरिका के लिए डॉक्टर। अमेरिका का फुटप्रिंट देखिए ना, अमेरिका चाइना की तरफ गया, चाइना मिडिल ईस्ट में आ गया। अच्छा, चाइना में उधर उन्होंने कहा जरा तुम फायर करो ना, तो वो शुमाली कोरिया वाला वो वैसे ही तो फारिग आदमी वो गोलाने चलाता रहता है इधर हवाई की तरफ। इंटरव्यू ने बैलिस्टिक नहीं चला देना, पाबंदियां और लग जाएंगी, ये छोटा वाला क्रूज वाला चला दो ना। क्रूज तट मार दिए, 2 मारे, वो पानी में गिर गए। वो उधर बाइडन ओहायो जा रहा था, उन्होंने कहा सर वो, उन्होंने कहा क्या अभी तो आए थे मेरे 2 बंदे, उन्होंने कहा सर चला दिया उसने पटाखा पीछे। अच्छा, बुलाओ, दोबारा बुलाओ, दोबारा क्वाड, उन्होंने क्वाड में सर इंडिया नहीं, अच्छा दूसरों को बुलाओ, साउथ कोरिया को बुलाओ, उधर बुलाओ, उनका सर अभी तो मिलकर आए हैं, दोबारा बुलाओ, फिर पटाखे चला दिए। तो ये खप पड़ी हुई है। अब इस पूरी खप के अंदर जनाब एंथनी ब्लिंकन एंथनी ब्लिंकन बहुत एक्टिव हैं, क्योंकि अलायंसेस को दोबारा, तो वो ब्रसल्स में आज अभी थोड़ी देर के बाद उनका खिताब होगा। और ब्रसल्स में उनकी पूरी कोशिश है कि नेटो एक हो जाए, और कोई चाइना के अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट तो जा नहीं रहे ना, यूरोप रशिया के अगेंस्ट जाने को तैयार नहीं हो रहा, वो चाइना के अगेंस्ट जाने को तैयार हो रहा है। तो चाइना के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट, कोई बात, कोई चीज़ आ जाए, कोई ऐसा ईयू की तरफ से हो जाए, और चाइना का कोई क्लब वगैरह, चाइना के अगेंस्ट कोई ईयू अमेरिका क्लब है, उसके चांसेस हैं, वो उसके चांसेस हैं। चाइना के अगेंस्ट एक यूरोप के अंदर एक फजा बनी हुई है चाइना के अगेंस्ट, लेकिन रशिया के खिलाफ शायद वो ना जा पाए। लेकिन डॉक्टर साहब बयान लेकिन के बाद जर्मनी को तड़ी लगा दिए। बाइडेन के बयान के बाद तो ये लगता है कि अब जा ही चुका है बाइडेन। नहीं, बाइडेन रशिया के अगेंस्ट तो गया है, यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ। बाइडेन ने तो पुतिन को किलर कह दिया था ना, किलर कि तुम किलर हो, और आगे से पुतिन मुस्कुराते हुए तो मैं अच्छी विशेष भेज रहा हूँ। यूरोप क्या करेगा? एंजेला मर्कल, देखिए ना, एंजेला मर्कल है जर्मन चांसलर, जर्मनी को उन्होंने कहा कि ये बंद करो पाइपलाइन, 95% काम मुकम्मल हो चुका है। इस पूरी पिक्चर में ये जो पूरी खिचड़ी पकड़ी है, यहां पर आप देखें कि चाइना का फॉरेन मिनिस्टर, अभी हम बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ी देर में खबर आ जाएगी कि सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब, तुर्की, ईरान से यूएई से बहरेन से ओमान, 4-5 अगले दिनों में
चाइना का फॉरेन मिनिस्टर जो है उनके वैंग, जो जबरदस्त, जो अलास्का में अभी उसको उसके साथ बात करके आए हैं एंथनी ब्लिंकन के साथ, वो मिडिल ईस्ट में मौजूद है। उस मिडिल ईस्ट में जिसको, अच्छा बात किसके ऊपर करने जा रहे हैं, कमाल की बात, एक तो बात फलस्तीनी और ये वाली बात की बात है ना, चाइना की तरफ से कहा गया है कि ये हम यमन वॉर हम बंद करवाते हैं, हम जाके ईरान में बात करेंगे, ईरान से भी हमारे ताल्लुक आते हैं, ये ईरान भी आ रहे हैं जवाद जरीफ की दावत पे, टर्की भी जा रहे हैं और सऊदी अरब भी जा रहे हैं, यूएई भी जा रहे हैं। तो कहते यमन वॉर भी हम खत्म करवाते हैं और ये फलस्तीनी इसराइली मसला भी खत्म करवाते हैं, और हिजबुल्लाह और बाकी सारे लोगों से भी रब्ता उनका हो गया है, ठीक है। यानी वही रोल चाइना प्ले कर रहा है जो अफगानिस्तान के अंदर मॉस्को, चाइना और सब ने प्ले किया। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सऊदी अरब, यमन, अच्छा उन्होंने कहा है, चाइना की तरफ से बाकायदा बात हुई है कि ये यमन वॉर जो है ये कोई नहीं, ये हम करवाते हैं खत्म, हम ईरान जाएंगे, टर्की जाएंगे, सऊदी अरब जाएंगे, यूएई जाएंगे और बहरीन जाएंगे और विल इंश्योर कि ये ईरान वॉर खत्म। वो ईरान वॉर जो कि अमेरिका कह रहा है कि एक फार्मूला, एक फलाना, यहाँ पे चाइना घुस गया। अब बात यह है कि ये अग्रेसिव पॉलिसी, और इस अग्रेसिव पॉलिसी के अंदर जो उनके एडमिरल जॉन अगेलो आए हैं, नए इंडो पैसिफिक कमांड के सरबराह, उन्होंने कहा है कि चाइना और इंडिया के दरमियान बदतरीन ताल्लुकात हैं सफारती, और शदीद अदम एतमाद है दोनों के दरमियान। और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि ये नए विलेजेस वगैरह तामीर हो रहे हैं दोबारा, उसकी भी अभी LAC बॉर्डर एरिया, अगर थोड़ा सा टाइम है तो मैं बल्कि बता भी दूं कि मैं यहाँ पे कोट क्या कर रहा हूँ। देखें कोट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। सबसे ऐसे एक और बड़ी अच्छी खबर आ रही है, अच्छा फाइजर वाले जो है ना, एस्ट्राजेनेका नहीं, फाइजर वालों का आज जो है वो पहला उनका ट्रायल हुआ है। अल्लाह ताला, ये उनकी प्रेस रिलीज दिखाते थे फाइजर की, हम तो फॉलो करते हैं वैक्सीन को, और जब भी आई है कोई ऐसी बड़ी खबर आई है तो हमने यहाँ पर कोशिश की है कि अपने नाज़रीन को पहले बता दें। फाइजर की जो प्रेस रिलीज आई है, फाइजर ने ओरल एंटीवायरल, ओरल गोलियां, यानी वैक्सीन नहीं, टैबलेट्स की फॉर्म में आज अपना पहला ट्रायल की उन्होंने स्टडी शुरू कर दी है फाइजर ने। यानी टैबलेट्स इलाज है, ये वैक्सीन नहीं है। अगर कोविड का मर्ज आपके अंदर अलामत आ गई है और टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो टैबलेट्स की सूरत में फाइजर वाले जो हैं, वो दूसरे भी कंपनियां तैयार कर रही हैं, लेकिन फाइजर वालों ने चूंकि फेज 1 ट्रायल में चले गए, अल्लाह ताला कामयाबी दे, जितने साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, सारे जो मेहनत कर रहे हैं दुनिया में। लेकिन फाइजर वालों के साथ एक और गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ी ये हो गई है फाइजर वालों के साथ, ये एस्ट्राजेनेका की बात नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूँ फाइजर की। और मैं यहाँ पे चूंकि फाइजर की बात हो रही है तो मैं कोट कर दूँ कि CNN ही क्या कह रहा है कि हांगकांग और मकाओ में बायोटेक, ये फाइजर बायोटेक है ना, तो वो उनकी जो वैक्सीन है वो रोक दी गई है ड्यू टू पैकेजिंग डिफेक्ट। अब ये बड़ी मुसीबत है कि इसके पैकेजिंग डिफेक्ट कैसे ठीक करें। इसका जो पैकेजिंग मतलब है कि नहीं, ये तो ह्यूमन ट्रायल्स वाली खबर है ना, CNN ने शायद दी हुई थी, अगर हम हमारी प्रोडक्शन टीम दिखा सके। CNN की गालिबन खबर थी कि हांगकांग एंड मकाओ सस्पेंड बायोटेक। अच्छा, एनीवे, तो उन्होंने अब जनाब क्या हुआ है कि फाइजर से निकली है दुनिया, यूरोप में फाइजर शुरू, यूरोप में एस्ट्राजेनेका दोबारा शुरू हुई है, तो फाइजर वालों की पैकेजिंग के ऊपर इशू खड़ा हो गया। तो वो होपफुली ये आने वाले दिनों में ये मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर मैं एक बात आपसे दोबारा कहूँ, सियासी तौर पर इमरान खान साहब पे आने वाले दिनों में इनके इत्तेहादी दबाव डालने जा रहे हैं। ये जब से बात सामने आई है ना कि कैबिनेट के अंदर ही शफल होना है, कैबिनेट के अंदर, तो अब इमरान खान साहब इस वक्त चूंकि क्वारंटाइन में हैं, अल्लाह ताला ने सेहत दे, तो यकीनन उनके सामने जो चीज़ें अहम होंगी इस वक्त, तो सोच विचार का मौका, काम भी बहुत किया है उन्होंने सारा, और उसमें अब अच्छा है कि दूर बैठ के ज़रा थोड़ा रेस्ट भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने सेहत दे, और वो देख भी रहे होंगे कि ये कौन सा टीम मेंबर इस वक्त क्या कर रहा है, और जायजा भी ले रहे होंगे, फाइल्स भी अगर मौका मिलता है पढ़ते होंगे, सब कुछ करते होंगे। तो ये जब से कैबिनेट का ऊपर नीचे का खेल हुआ है ना कि कुछ लोग, तो उसके नतीजे में उनके इत्तेहादी जो हैं और बाहर जो लोग घूम रहे हैं उनकी पार्टी के, वो जनाब इस चक्कर में कि शायद इमरान खान साहब को अब भी ब्लैकमेल करें। सही हो गया। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा, इमरान और ये इत्तेहादी ब्लैकमेल नहीं करें, इत्तेहादी जो है वो ये कह रहे हैं कि हमारे कंसर्न्स नहीं पूरे हुए। तहफ्फुज़ात डॉक्टर, वो तो मतलब कराची है, जैसे कराची MQMO या फिर मतलब देखिए ना, बल्दियाती इलेक्शन होना नहीं है, दूर नजर नहीं आ रहा, कराची का कोई वाली वारिस नहीं है, लाहौर का कोई, शहरों का कोई वाली वारिस ही नहीं है, कहीं कचरा पड़ा है तो पड़ा है कहीं। ठीक है डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके क्या इमरान खान साहब अब ये जो प्रेशर है ना, और इसमें मैं आपको वक्फे में जाने से पहले सिर्फ और बताऊं, यूट्यूब रूटर्स हैं इसमें बहुत सारे,
इमरान खान साहब ने खुद जिस शख्स का कहा कि यार ये ड्यूबियस आदमी है, मैं चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड था, मैं उस शख्स को जब देखता हूँ, आप यकीन करें, मैं सोचता हूँ कि इमरान खान को बर्दाश्त कैसे करते हैं। कहते हैं यार इसे बच के रहना, ये बहुत ही मशकूक ड्यूबियस आदमी है, मैं शो नहीं करता इस पर। ठीक हो गया। अब ये कई ऐसे लोग हैं जिनके शर से इमरान खान साहब चाहते हैं ये मेरे पीछे ना लग जाए। ठीक है, मजीद बात करेंगे डॉक्टर साहब ऐसे लोगों को साथ रखा हुआ है। पाकिस्तानी सियासत पर आपसे। नाजरीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, एक सियासी कशीदगी तो हम देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इदारों पर भी हम दबाव देख रहे हैं। क्या समझते हैं कि एहतिसाब का अमल कितना शफाफ होगा आने वाले दिनों में, या एहतिसाब का अमल मंतकी अंजाम पे तक पॉज लगा हुआ है? सकेगा? जी ये तो आप बात किस कदर एक आप समझिए कि एक मजबूत बयान है कि पाकिस्तान में एहतिसाब के अमल पे इस वक्त पॉज लगा हुआ है। जब ये बात, आप यकीन करें कि मैंने ये बात कही थी, तो मैं बाज़ दफ़ा ऐसी बातें हो जाती हैं जो बंदा कहते हुए भी सोचता है कि हज़ारों रेफरेंसेस ये फलाना, और आप कहेंगे जी एहतिसाब के उस पर पॉज दबा हुआ है, दबड़दू जारी है, एहतिसाब नहीं हो रहा, लेकिन चटाख पटाख चटाख पटाख चटाख पटाख, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत को इस्तेहकाम का शिकार नहीं, इस्तेहकाम की तरफ नहीं जाने देना, अदम इस्तेहकाम की तरफ इमरान खान साहब की हुकूमत को रखना है। और एक ऐसी कंडीशन लेकर आनी है जो कि मेरे ख्याल से हर कुछ अरसे के बाद आ जाती है, इस वक्त भी है, जब इमरान खान साहब सोचते हैं कि मैं असम्बलियाँ तोड़ दूँ। चंद रोज़ पहले भी आ गई थी, दरमियान में भी कई दफ़ा आती रही, कोई कभी कोई सोचता है ये बंदा नहीं। एक वक्त था जब मेरा सजेशन था कि वो तोड़ देनी चाहिए उनको, ये नहीं कि वो मेरी बात सुन के करते हैं काम, लेकिन ये कि मेरा ख्याल था कि उसको तोड़ देते तो शायद वो 2/3 मेजॉरिटी और बाकी कोई सिस्टम के अंदर जो भी चेंजेस था। अब ये कि वो अपोजिशन जो है वो कहते हैं अपोजिशन के साथ के मुज़ाकरात करो इंतखाबी। मुझे आप एक बात बताएं, इमरान खान साहब अपनी सफ़ों में जरा झांके ना, ये 35 लोग ये इंतखाबी सलाहत ये करेंगे? ये जो 35 की लिस्ट गई है जिन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं दूसरी पार्टियों से, और इमरान खान उसको क्या कहना चाहिए, कड़वी गोली या जो भी, या उनके अपने जो वज़रा हैं जिनके ऊपर बेतहाशा करप्शन केसेस बन गए, वो इंतखाबी सलाहत करवाएंगे? मतलब वो मतलब किससे हम कह रहे हैं, किन लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं? वो दौर चला गया। मैं यहाँ पे हमने देखा है अच्छे बुरे, आप उनके ख्यालात से नज़रियात से हज़ार इत्तेफाक करें, प्रोफेसर गफूर अहमद साहब को देखा हुआ है, हमने देखा हुआ काजी हुसैन अहमद, उनके मैंने कहा ख्यालात से अब हज़ार। हमने शेरबाज मज़ारी सबको मिलने गया, उनकी लाइब्रेरी देखी, मैं हैरान हो गया, उनकी लाइब्रेरी देखी, इतनी किताबें, इतना ऐसे ऐसे ज़बरदस्त, उनकी आप सियासत से हज़ार डिसएग्री करें, नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान, क्या उनका लबो लहजा, क्या बड़े लोग, डॉक्टर मुबशिर हसन, मिराज मोहम्मद खान, आप तस्वुर नहीं कर सकते कि ये लोग कहीं करप्शन करेंगे, चाहे राइट के हों चाहे लेफ्ट के हों। और चंद नाम लिए हैं, बेशुमार ऐसी और शख्सियात, बेशुमार ऐसी शख्सियात, वो भी तो इसी मुल्क में सियासत करते रहे। ये तो करप्शन ऐसा है कि जैसे उसको लीगलाइज कर दिया गया है, इलीगल होगी करप्शन करना तो कोई बात नहीं है ना, ये छोड़ो यार, क्या पकड़ना उसको यार, वो उधर का वोट, उधर का 35 करोड़ 70 करोड़, इन हालात में बेशर्म लोग, इनको शर्म नहीं, ये कानून साजी करेंगे, ये कानून साजी करेंगे जिनको मतलब अजीब किस्म का तमाशा, मेरे वोट निकला है उसने ठप्पा लगा दिया, पैगाम क्या दिया है लोगों को, आम आदमी को क्या मैसेज दी? फिर इनके मुंह से बातें अच्छी लगती हैं, ये जब इनको नहीं, अच्छा एक होता था सेल्फ असेसमेंट, अपने आप को पहले आप जज करते हैं कि यार वो मैंने 10 वोट मैंने खरीद, 10 लोगों को मैंने खरीद लिया, 15 लोगों की वो वीडियो आ गई, जब पैसे लेते हुए आ गए, सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? अगले दिन फिर घूम रहे, ठीक है, खुदकुशी नहीं कर ली रात को, शर्म से डूब के नहीं मर गए, नहीं घूम रहे। फिर डॉक्टर साहब एक ब्रॉडशीट का भी तो कहीं मामला है ना, आप यकीन करें कि उनके अशार, उनका अदब के ऊपर अबूर, ये जो जिनके मैंने चंद लोगों के नाम लिए, यानी वो क्या कमाल के लोग होते थे। यहाँ गालियां ही नहीं खत्म होती, उधर कौन ज्यादा गालियां दे रहा है, ना काम ना धंधा, ना कोई लोगों का पता, ना कोई इधर से उधर एक गाली। अच्छा अब तो और आसान हो गया ना, टीवी भी जाने की, ट्वीट करते रहो और फोन करो टीवी स्टेशनों को, हमारी गाली क्यों नहीं चलेगी। कई दफा मैंने कहा कि यार ये गाली चल गई तो पैमरा का नोटिस आ जाएगा, तो गाली अल्फाज फिर दूसरा आता है बयान, अच्छा नहीं इसको निकाल दें। प्रॉपर गालियां
यानी इसको गाली की शक्ल में चलाते हैं। तो ये गाली कैसे टीवी पे चलेगी भाई? अच्छा, तो अब मसला ये है कि रियासत के मामला डिफरेंट हैं। अब मईशत आपने करनी है, खत्ते के दुनिया में देखें, उधर से उधर अमेरिकन जा रहे हैं, आ रहे हैं, मैसेज हो रहा है, आपकी तरफ से पीस का पैगाम गया जनरल कमर बाजवा साहब के आर्मी चीफ की तरफ से, उनका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, कश्मीर के ऊपर कैलकुलेटेड मूव चल रही हैं, इमरान खान साहब ने बात की, उधर से क्या रिस्पॉन्स, मतलब लोग इस वक्त ये नहीं है जो हमारे अंदर, ये कचरा कौन उठाएगा या ठेका किसको मिल रहा है? खामोशी से कचरे के कंपनी को ठेके में से पैसे खा जाओ, किस लेबोरेटरी में से टेस्ट करवाने हैं कोविड के, उस लेबोरेटरी को ठेका देकर उसमें पैसे खा जाओ, किसको वैक्सीन देनी है उसमें पैसे खा जाओ, खा के भाग जाओ, लुटो तो फुटो। अब मसला ये है कि वो तो ये तो ऐसे तो नहीं होगा, ये इस मैंने कहा नहीं, चल नहीं सकता ज्यादा। इसको कोई प्रॉपर शक्ल दे के, या तो इमरान खान साहब, या मैं नहीं जानता कैसे अदालत को, जो एक बात चली ना दरमियान में कि नेशनल डायलॉग, एनआरओ छोड़ दें, एनआरओ क्या खाक होना है? इस वक्त तो सारे तो घूम रहे हैं हुकूमत के अंदर बैठे हुए, शुगर कमीशन तो फलाना कमीशन तो ये कमीशन तो इधर कर्ज क्या के ले गए तो ये, वो छोड़ दें आप, वो तो कुछ भी नहीं हुआ। असल इशू ये है कि एक नुक्ते पे तो हम कम से कम इकट्ठे हो सकते हैं कि मईशत और ये जो वैक्सीनेशन वाला चल रहा है सारा सिलसिला, और स्कूल बंद हो रहे हैं, और अच्छा आप देखें सारा काम कौन कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया। मैं इस्लामाबाद की हद तक आपको बता सकता हूँ, इस्लामाबाद के अंदर डिप्टी कमिश्नर, वो खुद भी बीमार हुए पिछले दिनों, या वहाँ पे जो इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, सारे मसाइल के बावजूद मैं सलूट पेश करता हूँ। वो जिस तरह से उन्होंने दुकानों को वो प्यार मोहब्बत से बंद करवाते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को, यही हालत जो है वो कराची में भी अल्टीमेटली तो इंतजामिया के ऊपर जाती है ना। ब्यूरोक्रेट वैसे गालियाँ देते रहते हैं, करवाते तो ब्यूरोक्रेट हैं, पुलिस वाले रोकते हैं, किस तरह काम करवा रहे हैं, ये तो बैठे बैठे ऊपर से एक हुक्म दे दिया चलो भाई बंद करो, नीचे लोग उनको मैनेज समझाना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, आपके डॉक्टर्स हैं। अब बात सारी ये है कि यहाँ पर वही ख़त्म हो रहा है। लोगों को अंदाज़ा है कि इस मुल्क में वजारत सेहत के अंदर कितना पैसा है। ये कोविड के दौरान शायद लोगों को अंदाज़ा हुआ, जब आप जाके एक ख़ास लेबॉर्ट्री से आपने टेस्ट करवाना है, दूसरी लेबॉर्ट्री से नहीं हो सकता। क्यों भाई? उससे क्यों नहीं हो सकता टेस्ट? इसी लेबॉर्ट्री से करवाना है तो एयरपोर्ट पे माना जाएगा, इसी से करवाना है तो ये होगा। आपको पता है इसमें कितना पैसा, कितने अरब रुपए खाए गए, कितना वैक्सीन का तो अगला इन्होंने करना है। वो एस्ट्राज़ेनेका आ जाए खुदा करे, उसके पैसे थे, वो कितने WHO ने किया। अच्छा, हम दुनिया भर में, आपको याद है शुरू में था कि कर्जे डिले कर दें, मईशतें बैठ रही हैं सारी, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान ने बात ही कोई नहीं कर रहा, यानी यहाँ पर कीमतें बढ़ाता हो भाई। दुनिया की मईशतें उन्होंने पैकेज दिए हैं आपको जी, कि इस दफा ऐसे ही हुआ ना पिछले साल, IMF ने कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम ये डिले करते हैं किस्तें, ये हुआ ना शुरू में। अब अचानक वो फिर जिंदा होकर आ गए सारे कि किस बिजली की कीमत भी बढ़ाओ, तो इन हालात में निचकारी भी करो, तो ये भी करो, तो वो भी। भाई दुनिया में आप बात करें उनसे, कोई करेगा बात तो वो उस बात सुनेंगे ना आपकी। अब मसला ये कि बैठे बिठाए जो है वो मईशत तो नहीं खड़ी हुई पाकिस्तान की, वो थोड़ा सा बीच में गैप मिला, उसमें फैक्ट्रीज खुली और खान साहब ने खुद कहा कि मैं ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोल रहा हूँ, और यहाँ बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो बात ये सारी कि ये दो चार चीज़ें ऐसी हैं। अब महंगाई तो अब तो बात करना भी अजीब सा लगता है, बात बंदा करे किससे जाके। अब तो एक नॉर्म, किसी चीज़ को नॉर्मल लेने लग जाए ना लोग। एक होता है कि बड़ी आफत आ गई यार, आटे की कीमत बढ़ गई है, आपको याद है एक टमाटर की कीमत बढ़ी थी, एक लोग काफी परेशान हो गए। अब लोग मुझे बताएं, अब जितना मर्जी हो जाए कोई सुनने वाला है? क्योंकि बात यह है कि अब आप किसको जाके कहें कि जी मुर्गियों की कीमत इतनी, रोज खबर चल रही है मुर्गियों की कीमत बढ़ रही है, किससे कहें? किसी को फर्क पड़ रहा है? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई चेक कर रहा है जाके, कोई छापे मार रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अब बात यह है कि इसके तो, और इस पूरी सूरत हाल में रिलीफ पैकेजेस हुकूमत ने अनाउंस किए वैसे रमजान के हवाले से, मगर वो रिलीफ पैकेज तो इतना सा, तो इतना बड़ा साथ महंगाई, वो रिलीफ पैकेज से क्या होना है किसी का? महंगाई इतनी ज्यादा, मुझे बताएं आप कि इसमें अगर आप फिर गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं, अब मतलब किस बात को कहा जाए कि कौन क्या करें, कैसे करें, कौन सा वजीर खुराक है, पहले करप्शन में पैसे खा गए, खान साहब निकालते हैं तो फिर वो आ जाते हैं कि हम अच्छा, तो पहले इनके पास तो इनके 17-35 हैं, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना माफियाज, जी प्रॉपर माफियाज हैं इस मुल्क में। लेकिन मसला है कि माफिया तो वजीर आजम हाउस में भी मौजूद हैं, कैबिनेट में भी मौजूद हैं, और वजीर आजम साहब इकरार करते हैं, उधर ही वही मौजूद हैं, वहीं पर तो बैठे हुए, वही तो साइन होते हैं सारे तक घपला। तो इसीलिए मैं बात कह रहा हूँ कि अब खान साहब इस दौरान ये सोचते हैं बार बार
और अब भी सोच रहे हैं यकीनन। उन्होंने पहले तो नहीं जो बात की ना कि मुझे काम नहीं करने दिया गया, इस जुमले के पीछे क्या था? मुझे काम नहीं करने दिया गया। 2.5 साल पहले ही मेरी हुकूमत आई तो आते ही कह दिया गया कि ये तो नाकाम है और ये जो है ये नाअहल हैं और पता नहीं क्या। 5 साल बाद मुझे काम ये देंगे। 5 साल बाद करना चाहिए था, मुझे तो काम नहीं करने दिया गया। तो बात यह है कि ये उन्होंने स्पेसिफिकली बात कही। फिर वो बीमार होने से पहले आपने देखा होगा रोज़ वो जा रहे थे और मालाकंड यूनिवर्सिटी वो मुख्तलिफ इफ्तिताह भी कर रहे थे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का। तो वो ज़हनी तौर पे ला रहे थे कि अगर मुझे सड़कों पे आना पड़े तो मैं कहूँगी यार ये देखो मैंने काम शुरू किए थे ना, ये इन्होंने अपोजिशन में बीच में आके रुकवा दिया, तो मैं तो कर रहा था काम, मेरे तो कॉपरेशन नहीं हुई। मुझे ब्यूरोक्रेट नवाज शरीफ के जाने का उनको दुख है कि कैसे मैनिपुलेशन हुई, कैसे रिपोर्ट्स बनी, क्या हुआ। उसमें भी जिम्मेदार कोई अभी तक किसी को भी उन्हें पॉइंट वो आउट कहते नहीं मुझे किया गलत मिली, मैंने शीरी मजारी को देखा, शीरी जिम्मेदार मजारी कौन रो है रही थी तो डॉक्टर हमें तो मैं भी रो रहा था, हमें मिली हम भी रो रहे थे सारे, बल्कि मैं तो इतना रोया उस दिन, मैंने कहा यार 1 0 2 0 कम लग गए हैं इसमें तो बंदा नहीं। आप यकीन करें 2 0 का प्लेटलेट काउंट्स जो आई रिपोर्ट, मैंने कहा ये किसकी रिपोर्ट है? उन्होंने कहा ये नवाज शरीफ साहब। मैंने कहा इंसान का खून था उनके इंसान, मैं कहा ये कैसे इसमें 0 कुछ कम लगे हुए हैं? उन्होंने कहा अच्छा वापस गए थोड़ी देर में सही, उन्होंने वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी फिर 0 आ गए लगे हुए। मैंने कहा अच्छा ये तो बहुत ही कम है। मसला ये है कि वही रिपोर्ट खान साहब के पास गई, खान साहब ने देखा, खान साहब ने शीरी मजारी साहब को दिया, शीरी मजारी साहब रो पड़ी। शीरी मजारी साहब को रुलाना आसान काम नहीं है। शीरी मजारी साहबा को रुलाना जो है अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, वैसे उनको रुलाना कोई आसान काम नहीं है। मतलब 22-23 करोड़ आदमी रो पड़े वो नहीं रोएंगी, मगर उस दिन वो भी रो पड़ी। और उसके बाद खान साहब पता नहीं रोए या नहीं रोए, वो रो पड़ी रिपोर्ट देख के। अब वो नवाज शरीफ साहब को इतना भी ख्याल नहीं आया कि यार एक बंदा है जिसका नाम है इमरान खान, उसको खास जलाने के लिए सीढ़ियों पे चढ़ते हुए ऊपर गए ऐसे करके। अच्छा वो भी नहीं हुआ जो उसके साथ बाइडेन के साथ हुआ है ना, कि थोड़ा सा लड़खड़ाई जाती, आराम से ऊपर गए सीढ़ियों पे चढ़े। वो दिन और आज का दिन रोज तस्वीरें इतला के मुताबिक इमरान खान साहब को व्हाट्सएप होती है उनकी ताजा तरीन, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ बर्गर खा रहे हैं, वहाँ केक खा रहे हैं। सर ब्रेक ले लेते हैं। ऐसे ही चले जाते हैं अस्पताल, ऐसे ही चले जाते हैं। तो इमरान खान कहते हैं कि यार चलो दिल रखने के लिए एक दिन नहीं गए। ठीक है डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके इस मौजू बर्गर जी पिज्जा मिठाइयाँ इमरान खान रोज देखता है उठ के सुबह सुबह, यार क्या मुसीबत है। अच्छा एक और मजे की बात देखें, एक और साहब को भी तो लाना था लंदन से, बानी एमकेएम। जी बिल्कुल। अच्छा इसहाक डार साहब भी हैं। इस सब कुछ मैंने कहा ना, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब इमरान खान साहब, ये पता नहीं पासपोर्ट का, नवाज शरीफ साहब फ्यूचर में पाकिस्तान आने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा जरदारी साहब भी ये मुतालबा कर चुके हैं। ये ऐसे नहीं किया था मुतालबा जरदारी साहब ने पाकिस्तान आओ। ठीक है ब्रेक ले लेते हैं सर, वापस आके आपसे बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक में आएंगे वैसे जब आएंगे तो जरूर। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब ब्रॉडशीट का मामला है, तहकीकात दर तहकीकात, बहुत सारे इंकशाफात भी किए गए इस रिपोर्ट में, हासिल वसूल क्या है, मंतकी अंजाम आप क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल में? देखिए पहली बात तो ये कि एस्ट्राजेनेका पाकिस्तान में पहुंच गई है जी, और कोविशील्ड के नाम से इंडिया से आई है। सही हो गया। ठीक है, एस्ट्राजेनेका की वो जो कोविशील्ड है वो सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया ज़ाहिर है कि इनकी ऑक्सफोर्ड के साथ प्रोडक्शन हुई, तो गालिबन हाँ कोविशील्ड अगर पाकिस्तान में आती है तो एस्ट्राजेनेका ही होगी, कोविशील्ड के नाम से होगी। ठीक हो गया। वो आज या कल में शायद हम अनाउंस कर देंगे यहाँ पे, हमारे यानी मीडिया पे आ जाएगी और डिटेल्स आ जाएंगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। अच्छा दूसरी जो बात है वो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, इंडिया तो नहीं जा रहा अमेरिका के साथ दिल से, इंडिया नहीं जा रहा, इंडिया कहीं दरमियान में फंस गया है। जो मैंने पहले बात की थी ना, इंडिया दरमियान में इसलिए फंस गया है कि क्या इंडिया जो है, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी नहीं बुलाया, एनएसए को, अजीत डोभाल को तो नहीं बुलाया ना, कोरिया, साउथ कोरिया और जापान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को बुलाया है वाशिंगटन। इंडिया दरमियान में फंसा हुआ है कि ये S-400 जो सिस्टम है और बाकी सारा जो असला हम लेते हैं रशिया के साथ, इस वक्त तालिबान अफगानिस्तान का इशू भी रशिया इन्वॉल्व कर रहा है, और हम चूंकि रशिया के से दूर हटे तो उसका नतीजा निकला कि रशिया ने अपनी समिट में हमें बुलाया ही नहीं। कई मामलों पे अमेरिका और चाइना एक साथ हैं, आपको पता है क्लाइमेट के ऊपर साथ हैं, और क्लाइमेट को देख कौन रहा है अमेरिका से? आपको छोटी जो पोस्ट लगती है ना क्लाइमेट की, कि सेक्रेटरी क्लाइमेट कौन होगा? जॉन कैरी।
अच्छा, जॉन केरी उनका सेक्रेटरी क्लाइमेट है। क्लाइमेट इतना बड़ा इशू है दुनिया के लिए, तो चाइना और अमेरिका का एक क्लाइमेट के ऊपर वर्किंग ग्रुप बन गया है। लेकिन जंग बहरहाल खुली है, क्योंकि आप देखिए ना, नॉर्थ कोरिया ने अचानक वो गए कोरिया, और नॉर्थ कोरिया इल्जाम क्या लगाया कि चुपके चुपके हमें अमेरिकन मैसेज भेज रहे थे, फ़ोन कर रहे थे और ईमेल्स भेज रहे थे कि अमन आप लिए हैं, हमारे साथ आ जाएं वगैरह। उन्होंने फिर दोबारा वो दाग दिए क्रूज मिसाइल। अब ये बड़े फैसला कुन लम्हात हैं। पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी कैसे डिसाइड करनी है, ये पाइपलाइन से ये क्या होगा, ये अगर रशिया आता है तो रशिया, ये क्या रशिया और चाइना CPEC-2 जिसको नाम दे रहे हैं, वो तापी को दोबारा एक्टिव करना चाह रहे हैं। देखें ना, अच्छा। ईरान वो इंडिया को ये कह रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा अमेरिका से ऊपर नीचे हो जाए, वो ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान और ये इंडिया वाली पाइपलाइन मौजूद है अपनी जगह, सेंट्रल एशिया सारा उनका। कंसिडर कर सकता है अफगानिस्तान को मैंने पहले भी बात की थी ना, अफगानिस्तान, ये टर्की का क्यों इन्फ्लुएंस है? तो सारे वस्ती एशियाई कभी ये जो पुराने कबीले हैं, जो आप ये उर्तगल गाजी वगैरह में इधर से उधर पहुंच गए, उधर से उधर पहुंच गए, टर्की जाके सेटल हो गए। अब्दुल रशीद दोस्तम और अब्दुल्ला और हामिद करजई, इनके सारे कबाइल जो हैं, ये सारे अफगानिस्तान, ये नॉर्थ का इलाका पूरा, तो ये फैले हुए हैं सारे। ये टर्की का बड़ा इन्फ्लुएंस, रशिया का बड़ा इन्फ्लुएंस है। अमेरिका तो एक जगह बना के बीच में आया हुआ है ना, लेकिन अल्टीमेटली वो सारे बैठे हुए हैं एक साथ, उन सबको बिठाया हुआ है। अब इस पूरी पिक्चर में इंडिया आइसोलेट फील कर रहा है अपने। वो G7, कौन सा G7? एक इतना बड़ा, एक चाइना आके बैठ गया। चाइना नहीं जाने वाला, क्योंकि चाइना का वो जैसे ना 9 डैश लाइन, जो सरहद है वो चाइना नहीं छोड़ेगा अपनी। जहां क्लेम कर लिया चाइना ने कि ये हमारे सेक्शन है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ये इंडिया को भी पता है। अब इस सूरत हाल में अच्छा है कि उनके यहाँ पर सीज फायर हुआ, लेकिन फिर 11वें मुज़ाकरात फिर शुरू होने वाले हैं, और ये अब के शुरू होंगे हॉट स्प्रिंग पे और डेस्पैंग पे, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और चाइना को अच्छी तरह पता है कि इंडिया क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। इंडिया एक हद से आगे नहीं जा सकता गालिबन अमेरिका के साथ मौजूद, और एक हद से ज्यादा वो चाइना से भी फंडा नहीं ले सकता। तो ले दे कि क्या बचा, पाकिस्तान से दोस्ती करे। दोस्ती के लिए क्या करे? सबसे पहले तो कश्मीर पर बात करे, कश्मीर पे बात करे, तो वो 5 अगस्त तो पीछे हटाए ना। वही बाकी तो वो 5 अगस्त तो पीछे करे, और ये दोहरी शहरियत और बाकी दौरे लप्पे जो RSS के गुंडों ने मचाए हुए हैं, तो बाकी तो दीदा फर्शेरा बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी डॉक्टर, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुर्दो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।